औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है, हम अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से ऑनलाइन लेक्चर्स, और मैं हूँ प्रोफेसर राजा वाजिद अली, जो आपको स्टैटिस्टिक्स यानी शुमारियात पढ़ाता है। वैसे तो आज हम चैप्टर 3 मेजर ऑफ लोकेशन के न्यूमेरिकल्स पर हैं और अपने हर लेक्चर का आगाज़ एक दुआ से करते हैं। और दुआ आज हम ज़िंदगी और मौत की दुआ कि ए अल्लाह हमें ज़िंदगी कैसी अता कर, और अगर एक वक्त मुकर्रर पे जब हमारी मौत वाक़या हो तो वो मौत कैसी होनी चाहिए। ये ज़िंदगी और मौत की दुआ से हम अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। ज़िंदगी, दुआ के अल्फाज वही अल्लाहुम्मा उर्ज़ुक़नी, मतलब ये हुआ कि ए मेरे रब मुझे अता कर। क्या चीज़ अता कर? अल हयात सआदतन, हमें ऐसी ज़िंदगी अता कर जो सआदत भरी हो, खुशियों से भरपूर। जैसी ज़िंदगी हमारी जन्नत में हो वैसी ही ज़िंदगी हमारी दुनिया में हो। हम दुनिया में सआदत वाले काम करें। जब हमारा कोई भी काम किसी के सामने आए तो वो हमें अच्छे अल्फाज में याद करे, तो ऐसी ज़िंदगी सआदत वाली ज़िंदगी होती है। तो हम अपने रब से ज़िंदगी मांगते हैं और वो सआदत भरी, और अल्फाज आपको बता दिए। अल्लाहुम्मा, ए मेरे रब, उर्ज़ुक़नी, मुझे अता कर। क्या चीज़? अल हयात सआदतन वल मौत शहादतन, और मौत अता कर तो शहादत वाली मौत, जिसके मरने के बाद अगर हमें कोई मुर्दा कहे तो अल्लाह पाक ख़ुद उसे डांट के ये कहे कि इसको मुर्दा नहीं कहना, इसकी एक ऐसी ज़िंदगी है जो तुम नहीं जानते, ये शहीद है और शहीद को मुर्दा मत कहो। तो अल्लाह से ज़िंदगी अल्लाह ने हमें दी, तो हम अपने रब से ज़िंदगी ऐसी मांगे जो सआदत वाली हो, और मौत ऐसी मांगे जो शहादत वाली हो। ज़िंदगी की खूबी सआदत और मौत की खूबी शहादत। तो ये दुआ मेरे अज़ीज़ तुलबा व तालबात ये याद कर लें, और ये अपने सोने से पहले और सुबह उठने के बाद ये दुआ की एक रूटीन बनाएं। क्योंकि हर रोज़ इंसान जब सोता है तो सोने के बाद ऐसा होता है जैसे मर गया, और जब जागता है तो उसको ज़िंदगी मिलती है। सारी रात सोए हुए हमें मौत होती है और जागे हुए हमें ज़िंदगी होती है। तो जैसे ही हम सुबह उठें अपने रब का नाम लें। मैंने अपने बचपन में अपने बुज़ुर्गों को देखा, जैसे ही सुबह आँख खुलती थी तो वो कलमा शहादत पढ़ते थे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये आदात अब हमारे बच्चों में, हमारे बड़ों में, हमारे जवानों में, हमारे बूढ़ों में कम हो गई है, बल्कि ना होने के बराबर। तो ये तरबियत के कुछ अल्फाज हैं जो आप ज़िंदगी भर याद रखें। बहुत शुक्रिया। अब हम अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। आज चैप्टर 3 है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, और कारवान पब्लिशर की किताब इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स, और सवाल नंबर हमारा है जी 22, 3.22, तीसरे चैप्टर का 22 क्वेश्चन और उसका ए पार्ट में क्वेश्चन बताया गया है उसने कि इफ़ d इज़ इक्वल टू x माइनस 18, x की हर वैल्यू में से 18 को माइनस किया गया है। फाइंड अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन। अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन आपने फाइंड करने हैं, क्योंकि अभी तक हम इस चैप्टर से 2 टॉपिक कर चुके हैं। एक अर्थमेटिक मीन कंप्लीट हो चुका है और दूसरा हमारा ज्योमेट्रिक मीन का चल रहा है। तो ज्योमेट्रिक मीन के साथ
हम अर्थमेटिक मीन की प्रैक्टिस भी साथ साथ कर रहे हैं। अब जैसा कि मेरे बच्चों को मालूम है कि जब हमारे पास डेविएशन की फॉर्म दी जाए, यानी कि डी डेविएशन की फॉर्म दी हुई है, वहाँ से जब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है x, तो कैसे मालूम करेंगे? अगर हम देखते हैं कि d इज इक्वल टू x माइनस 18, तो ये जो 18 है यहाँ पे माइनस हो रहा है। अगर ये 18 इज इक्वल टू से पहले आ जाए तो ये प्लस हो जाएगा, यानी कि d प्लस 18 और इज इक्वल टू के बाद क्या बचा हमारे पास? ओनली x। तो x की वैल्यूज़ हमारे पास आ जाएंगी। x की वैल्यूज़ कैसे आएंगी? d की पहली वैल्यू है जी -12, उसमें प्लस कर दें 18 को। दूसरी वैल्यू d की हमारे पास -8, -8 में प्लस 18 कर लेते हैं। इसी तरह -4 प्लस 18, 0 प्लस 18, 4 प्लस 18 और 8 प्लस 18, 12 प्लस 18 एंड 16 प्लस 18। हमने डेविएशन की हर वैल्यू में 18 को अगर हम ऐड कर लें तो हमारे पास वेरिएबल x आ जाएगा। अब हमारे पास वेरिएबल x क्या आता है? यहाँ पे आई थिंक 6 आ गया, फिर 10, फिर 14, फिर 18, फिर 22, फिर 26, इसी तरह यहाँ पे 30 और 34। फाइंड क्या करना है हमने? फाइंड एक नंबर पे अर्थमेटिक मीन और दूसरे नंबर पे हमारे पास है ज्योमेट्रिक मीन। अगर मैं बात करूं तो अर्थमेटिक मीन यहाँ हम दो मेथड से सॉल्व कर सकते थे। एक तो हमारे पास डेविएशन मेथड है, a प्लस समेशन d ओवर n, यानी कि ये जो हमारे पास d है इसका सम करें, इसको n पे डिवाइड कर दें, समेशन d ओवर n और प्लस a यानी 18 को ऐड कर लें। और एक दूसरा फार्मूला अर्थमेटिक मीन का आपको मालूम है जो डायरेक्ट मेथड है, समेशन x ओवर n। इसमें पहले x फाइंड करना है, तो हमने पहले x फाइंड किया। उसकी वजह ये थी कि हमें अर्थमेटिक मीन के साथ साथ हमें ज्योमेट्रिक मीन भी फाइंड करना है, और ज्योमेट्रिक मीन d के फॉर्म से नहीं होगा, वह x के फॉर्म से होगा, इसलिए हमें x पहले फाइंड कर लिया था। अब हम यहाँ से x का सम करते हैं, यानी 6 प्लस 10 प्लस 14 प्लस 18 प्लस 22 प्लस 26 प्लस 30 एंड प्लस 34। ये आपके पास एक सम आएगा। लेकिन यहाँ पर आपके पास एक मज़ीद पॉइंट है जो फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो ये ग्रुप डेटा है। तो ग्रुप डेटा में फार्मूला समेशन f(x) ओवर समेशन f लिख सकते हैं और n भी लिख सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे ग्रुप डेटा में क्या फार्मूला होता है? समेशन f(d) ओवर n भी लिख सकते हैं, और हम यहाँ पे समेशन f भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास आज ग्रुप डेटा है। अब यहाँ पर एक काम करते हैं, f और x को मल्टीप्लाई कर देते हैं। जनाब, f और x को मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि हमें यहाँ पर fx की ज़रूरत है और उन्हें मल्टीप्लाई करके उनका सम करना है। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे हम देखते हैं। फ्रीक्वेंसी की पहली वैल्यू है हमारे पास 2 और x की पहली वैल्यू है 6। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 12। इसी तरह 10 को हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर 50 आ जाएगा। और नेक्स्ट हमारे पास है जनाब 14 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 14 है और ये 8, इन्हें मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 112। 18 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 324। इसी तरह 22 को, यहाँ पे 22 है और 22 को 22 से मल्टीप्लाई करने से 484। नेक्स्ट हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 338। फिर हम देखते हैं 240 और फिर लास्ट में 136। इन तमाम वैल्यूज़ का सम अप करेंगे, वो आ जाएगा 1696। और फ्रीक्वेंसी का यहाँ से अगर आप सम करते हैं तो वो हमारे पास 80 आ गया।
अब हम फार्मूले में वैल्यूज पुट कर देते हैं। अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू समीशन एफ एक्स 1696 एंड डिवाइडिंग बाय 80। तो अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू आपके पास 21.2, ये आपके पास अर्थमेटिक मीन का आंसर आ जाएगा। अब आपको चाहिए ज्योमेट्रिक मीन। दूसरा पॉइंट आपने फाइंड करना है ज्योमेट्रिक मीन। क्या अब बच्चों को ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला याद हो चुका होना चाहिए? क्या फार्मूला है जनाब? सबसे पहले हम फार्मूला लिखेंगे। अगर किसी बच्चे को याद है तो वो कोशिश करे कि मुझसे पहले लिखे। फार्मूला ग्रुप डेटा का लिखेंगे हम और लिखेंगे एंटी लॉग ऑफ जब होता है तो ये ब्रैकेट, एंटी लॉग ऑफ, यहाँ पे लिखेंगे समेशन, और क्योंकि ग्रुप डेटा है तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, आगे लिखेंगे लॉग एक्स ओवर समेशन एफ। ये फार्मूला है। इसके लिए हमें समेशन एफ की ज़रूरत है। समेशन एफ हमारे पास यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद है 80। इसी तरह हमें यहाँ चाहिए लॉग एक्स को फिर हम क्या करेंगे? फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम इसे फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो फिर इस कॉलम का समेशन फ्रीक्वेंसी ऑफ लॉग एक्स कहलाएगा। इसका मतलब हमें यहाँ दो कॉलम्स की ज़रूरत पड़ेगी। पहला कॉलम बनाएंगे हम लॉग एक्स और दूसरा कॉलम हमारे पास बनेगा फ्रीक्वेंसी ऑफ लॉग एक्स। और इस कॉलम का जब हम यहाँ से टोटल करेंगे वो फार्मूले में वैल्यूज पुट करने के बाद कैलकुलेशन के साथ हमारा आंसर आएगा। जनाब कल भी मैंने बताया कि अगर हम किसी भी वेरिएबल या किसी भी वैल्यू का लॉग लें तो लॉग लेते हुए हमने एक बात का ध्यान रखना है और वो बात है पॉइंट के बाद कम से कम 4 डिजिट से कम नहीं लेने हैं। अब जैसे पहले है वेरिएबल हमारे पास है जी 6, यहाँ पे लिखेंगे लॉग और 6। कैलकुलेटर से लॉग का बटन क्लिक करें, LOG लॉग लिखा होगा और उसके आगे 6 लिख दें। जनाब x की पहली वैल्यू 6 है और इज इक्वल टू करने पर आपके पास एक आंसर आएगा और वो आएगा 0.77815 और इससे आगे भी कुछ आएगा। पॉइंट्स के बाद कम से कम 4 डिजिट, इससे कम नहीं। नेक्स्ट हमारे पास वेरिएबल की वैल्यू है 10। यहाँ पे हम देखते हैं लॉग और 10 और इसका आंसर हमेशा 1 आता है और इसके बाद पॉइंट 0000 क्योंकि पॉइंट के बाद 4 डिजिट लाजमी हैं। नेक्स्ट हमारे पास वेरिएबल की वैल्यू है 14। जब 14 का हम यहाँ पे लॉग लिखेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा? उसका आंसर हमारे पास आ जाएगा जनाब 1.146128। नेक्स्ट हमारे पास 18 है। 18 का जब हम लॉग लेते हैं तो 1.25527। आगे चलते हैं, हमारे पास है वैल्यू 22 का लॉग लेने से हमारे पास जवाब आएगा 1.342422। नेक्स्ट हमारे पास जो वैल्यू है 1.41497। नेक्स्ट देखते हैं 1.47712 और लास्ट वैल्यू 34 है 1.53147। ये हमने क्या किया? x की हर वैल्यू का लॉग ले लिया। अब हम ये जो कॉलम बना इसको मल्टीप्लाई करेंगे फ्रीक्वेंसी के साथ। फ्रीक्वेंसी की पहली वैल्यू है 2। अब 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 0.77815 तो आंसर जो आएगा वो आप यहाँ पे लिखेंगे 1.5563। इसी तरह यहाँ पे ये 1 है और यहाँ पे 10, इसको मल्टीप्लाई करने से आंसर हमारे पास यहाँ पे 1 है और इसको मल्टीप्लाई करना है फ्रीक्वेंसी से और ये वैल्यू है 5। तो 5 से मल्टीप्लाई करने से आंसर 5 आ जाएगा। आप यहाँ पे 5 लिख लें या फिर हम यहाँ पे लिखेंगे 5.0000। नेक्स्ट हमारे पास log x की वैल्यू है 1.1461
इसको मल्टीप्लाई हमने 8 से करना है। जब हमने इस वैल्यू को 8 से मल्टीप्लाई किया, इस वैल्यू को, तो यहाँ पे जवाब लिखेंगे हम 9.169024। नेक्स्ट हम मल्टीप्लाई करते हैं 22.5949। इसी तरह हम नेक्स्ट देखते हैं 29.533, 18.3946, 11.8169 और लास्ट वैल्यू है जी 6.1259। और इस कॉलम का कैलकुलेटर से ही आप टोटल करेंगे तो 104.1911। अब ये जो टोटल आ गया आपके पास, किसका टोटल है? ये टोटल है फ्रीक्वेंसी log ऑफ x। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं जनाब, एंटी लॉग ऑफ, ये वैल्यू हमारे पास है जनाब 104.1911, जो ये टोटल आ गया। और नीचे समीशन f, समीशन f हमारे पास 80 है, हम यहाँ पे 80 पे डिवाइड कर लेते हैं। जब हमने यहाँ पर क्या किया, एंटी लॉग ऑफ, इसको 80 पे डिवाइड किया बाय यूजिंग कैलकुलेटर, तो आपके पास आंसर आया 1.3023। इसका एंटी लॉग लेने से आपके पास आंसर आ जाएगा 20.062636। ये आपका ज्योमेट्रिक मीन है जनाब। आपने देखा कि ये क्वेश्चन नंबर 22 का ए पार्ट, और इस पार्ट में उसने आपसे दो चीज़ें पूछी, एक अर्थमेटिक मीन और एक ज्योमेट्रिक मीन। अर्थमेटिक मीन हमारी प्रैक्टिस हो रही है, और ज्योमेट्रिक मीन में हमने यहाँ पे सीखा कि ग्रुप डेटा में ज्योमेट्रिक मीन कैसे मालूम करते हैं, और डेविएशन मेथड से वापस हम x में कैसे आते हैं। जब हमारे पास ये डेविएशन मेथड दिया हुआ है, ये डेविएशन मेथड गिवन है, यहाँ से हम पहले x फाइंड करेंगे, ये पॉइंट सीखा हमने, और x से हमने अर्थमेटिक मीन, ग्रुप डेटा और ज्योमेट्रिक मीन, ग्रुप डेटा सीख लिया। आगे चलते हैं, इसका बी पार्ट है, और इसका बी पार्ट, इसमें आपसे 3 बातें पूछी गई हैं। फाइंड अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। ये तीसरा पॉइंट भी इसमें आ जाएगा कि इसमें हार्मोनिक मीन भी मालूम करें ऑफ द वेरिएबल x, लेकिन मेथड थोड़ा सा चेंज होगा, क्योंकि उसमें जो फार्मूले यूज़ होंगे वो होंगे स्टेप डेविएशन मेथड के। अभी हमने डायरेक्ट मेथड से किया, अब हम स्टेप डेविएशन मेथड से करें, या फिर हम उनको डायरेक्ट मेथड से करें। उसके लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा, जो स्टेप डेविएशन मेथड यानी u, उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें x में। जनाब हम यहाँ क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा सा लिखते हैं। वैसे तो आपने मिराजुद्दीन मिर्ज़ा की किताब में क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 3.22 का बी पार्ट, सवाल में उसने कहा फाइंड अर्थमेटिक मीन, फिर कहता है ज्योमेट्रिक मीन, और फिर कहता है हार्मोनिक मीन ऑफ द वेरिएबल x। वेरिएबल x जो है उसका हार्मोनिक मीन भी मालूम करें, वेरिएबल x का ही ज्योमेट्रिक मीन मालूम करें, और वेरिएबल x का ही अर्थमेटिक मीन मालूम करें। यानी कि तीनों x के साथ करना है, लेकिन गिवन क्या है, उसने कहा इफ u इज इक्वल टू x माइनस 136.5/2। अब हम करेंगे क्या, ऑलरेडी मैंने आपको अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन सिखा दिया है। कैलकुलेशन अब आप कोशिश करें, आप खुद करें। मैं आपको सिर्फ इस क्वेश्चन में मेथड बताऊंगा, और मेथड के साथ जैसे ही हमारा नया टॉपिक हार्मोनिक मीन है, इससे रिलेटेड कुछ मैं अहम पॉइंट्स बताऊंगा। सबसे पहले, क्योंकि हमने वेरिएबल x फाइंड करना है, तो वेरिएबल x कैसे फाइंड करेंगे, अगर आप गौर करें तो आपके पास क्या चीज़ गिवन है, आपके पास गिवन है जनाब u इज इक्वल टू x माइनस 136.5/2। यहाँ से x कैसे फाइंड करेंगे आप, पहले जो डिवाइड हो रहा है उसको दूसरी तरफ मल्टीप्लाई करें। इट्स मीन 2u इज इक्वल टू x माइनस 136.5। अब क्योंकि हमें वैल्यू x की चाहिए, यहाँ पे जो ये वैल्यू माइनस हो रही है, ये उस तरफ जाके
प्लस हो जाएगी। हम लिखेंगे क्या, 2u प्लस 136.5 तो इज इक्वल टू x। यहाँ पे आपने x की वैल्यूज़ मालूम करनी है और वो कैसे होगा, 2u, पहले u को 2 से मल्टीप्लाई करें और फिर प्लस करें 136.5। अब ये पॉइंट हम काफ़ी अरसे से, काफ़ी लेक्चर्स में हमने ये सीख लिया है कि पहले हम यहाँ पे लिखेंगे 2, फिर लिखेंगे u की पहली वैल्यू क्या है जनाब, -4 और फिर प्लस 136.5 इक्वल्स टू, आपके पास एक आंसर आ जाएगा और वो आंसर है जनाब 128.5। इसी तरह नेक्स्ट 2 इंटू यहाँ पे लिखेंगे 3, फिर प्लस 136.5 और फिर आपके पास एक आंसर आएगा और वो आपके पास है जी 130.5। यहाँ पे लिखते हैं 2, इसके साथ यहाँ पे -2 क्योंकि u की वैल्यू -2 है और प्लस 136.5 इज इक्वल टू 132 आएगा शायद 132.5। इसी तरह यहाँ पे 134.5, 136.5, 138.5 और 138 के बाद 140.5 और 142.5। ये पॉइंट मैंने ऑलरेडी बहुत से लेक्चर्स में सिखा चुका हूँ, इसलिए यहाँ पे मज़ीद यहाँ करने की मुझे ज़रूरत नहीं, बहुत से बच्चों को समझ आ चुकी होगी। अब जब हमारे पास x आ गया तो मेरा नहीं ख्याल कि क्लास में हमारे पास कोई भी एक ऐसा बच्चा हो जिसे अब अर्थमेटिक मीन ना मालूम करना आता हो। मैं आपको जस्ट बताऊंगा अर्थमेटिक मीन कैसे मालूम करेंगे। आपने अर्थमेटिक मीन मालूम करना है जनाब, समेशन fx ओवर समेशन f। करेंगे क्या, यहाँ से फ्रीक्वेंसी है, इसका सम कर लेंगे, इसका सम वापस वही जो लास्ट क्वेश्चन में हमने किया था, वो बाय चांस यहाँ पे भी 80 आ गया। इसके बाद आपने यहाँ पे fx, आपने f को x के साथ मल्टीप्लाई करना है। x की पहली वैल्यू है जनाब 128.5 और उसे मल्टीप्लाई करेंगे फ्रीक्वेंसी की पहली वैल्यू के साथ यानी कि 2 से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 257, नेक्स्ट 652.5, 1060, फिर 2421, फिर 3003, फिर 1800.5, 1124, फिर हमारे पास लास्ट में आ जाएगा 570। इनका सम करेंगे 10888। फार्मूले में वैल्यूज पुट की, अर्थमेटिक मीन 10888 डिवाइडिंग बाय 80, 10888 डिवाइडिंग बाय 80, आंसर इज 136.1। ये हमारे पास अर्थमेटिक मीन है। इसी के साथ अब हम देखते हैं ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन के लिए मुझे क्योंकि fx की ज़रूरत नहीं है इसलिए मैं fx को रेस कर दूंगा। मैंने fx को रेस किया, अर्थमेटिक मीन मेरे पास आ चुका है और मैं इसको साइड पे लिख देता हूँ कि मेरा अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू 136.1 आया है। अब ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला क्या है? ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला है जनाब एंटी लॉग ऑफ समेशन f, लॉग x ओवर समेशन f, जो लास्ट हमने लेक्चर में या लास्ट क्वेश्चन में किया। यहाँ पे क्या करेंगे, एक तो log x की ज़रूरत पड़ेगी और साथ ही हम फ्रीक्वेंसी ऑफ log x ले लेंगे। ये log x कैसे लेंगे, कैलकुलेटर से log लिखेंगे और फिर 128.5 इज इक्वल टू log x, आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी 2.1089, यहाँ पे नेक्स्ट वैल्यू 2.1156, नेक्स्ट देखेंगे 2.122 और फिर हम देखते हैं 2.1282, नेक्स्ट वैल्यू है हमारे पास 2.1351, नेक्स्ट वैल्यू हम देखते हैं 2.1414 और फिर
2.1476 और लास्ट वैल्यू 2.1538। ये x की हर वैल्यू का लॉग लेंगे बाय यूजिंग कैलकुलेटर। अब आपने क्या करना है कि जो log x है उसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है। ये log x का कॉलम है और ये फ्रीक्वेंसी का कॉलम है। अब आपने क्या किया, इसकी log x की पहली वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई किया और यहाँ लिख दिया। जनाब जवाब क्या आएगा आपके पास, 4.2178। नेक्स्ट वैल्यू है जी आपके पास 10.5780। नेक्स्ट देखते हैं 16.9777, 38.3170। नेक्स्ट वैल्यू हम देखते हैं जनाब 46.9729। इसी तरह हम देखते हैं इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं अगर 13 से, तो 13 से मल्टीप्लाई करने के बाद 46 आया था लास्ट टाइम, अब 27.838838। नेक्स्ट हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 17.1814 और लास्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8.61525 आ जाएगा। इस कॉलम का आपने टोटल करना है और उसके लिए भी आपको ज़रूरत पड़ेगी कैलकुलेटर की। कैलकुलेटर से इन तमाम वैल्यूज़ का सम अप कर लें और इन वैल्यूज़ का जब आप सम अप करेंगे तो वो आंसर आएगा 170.69902। अब आप इस वैल्यू को फार्मूले में पुट करें, हमारे पास आ जाएगा एंटी लॉग ऑफ वैल्यू ऊपर आ जाएगी 170.699 डिवाइडिंग बाय 80। अब आपने क्या करना है, एंटी लॉग ऑफ इसको 80 पे डिवाइड किया। जैसे ही आप इसे 80 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 2.13373 और इसका जब आप एंटी लॉग लेंगे तो वो आ जाएगा 136.0622। लिहाजा हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन हमारे पास आ गया 136.0622। अब हमने लास्ट पॉइंट इसका मालूम करना है हार्मोनिक मीन। लेकिन हार्मोनिक मीन मालूम करने से पहले हमें क्या हार्मोनिक मीन के बारे में मालूम है कि हार्मोनिक मीन क्या है, हार्मोनिक मीन की डेफिनेशन क्या है, हार्मोनिक मीन का फार्मूला क्या है। क्योंकि इस क्वेश्चन में फर्स्ट टाइम हम हार्मोनिक मीन का लफ्ज़ पढ़ रहे हैं। पहला तो हमने अर्थमेटिक मीन पढ़ लिया, फिर हमने ज्योमेट्रिक मीन भी कर लिया, अब हार्मोनिक मीन। अर्थमेटिक मीन की डेफिनेशन मेरे तमाम तुलबा को मालूम होगी और वो है सम ऑफ ऑल वैल्यूज़ डिवाइडिंग बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज़ कॉल्ड अर्थमेटिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन की डेफिनेशन मेरे बच्चों को याद होगी और ज्योमेट्रिक मीन की डेफिनेशन है एंटी लॉग ऑफ अर्थमेटिक मीन ऑफ द लॉगरिथमिक वैल्यूज इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन की एक डेफिनेशन हमने ये पढ़ी थी कि एंटी लॉग ऑफ अर्थमेटिक मीन ऑफ लॉगरिथमिक वैल्यूज इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन के बारे में हम बात कर रहे हैं कि ज्योमेट्रिक मीन की दूसरी डेफिनेशन में जितनी ऑब्जर्वेशंस हैं उनको हमने मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का nth रूट ले लिया। तो ये तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, सारा मामला हो चुका है। अब जो हमारा नया टॉपिक है हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन की डेफिनेशन क्या है, अभी हम इस लेक्चर में सिर्फ आपको डेफिनेशन मैं डिक्टेट करवाऊंगा, आप लिख लीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे, इसके फार्मूले को देखेंगे, सारा मामला करेंगे। इसकी डेफिनेशन जनाब हार्मोनिक मीन की डेफिनेशन है रेसिप्रोकल। पहला लफ्ज़ रेसिप्रोकल ऑफ द अर्थमेटिक मीन, रेसिप्रोकल of the arithmetic mean of the reciprocal values is called harmonic mean। ये इसकी डेफिनेशन मेरे बच्चे याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट यानी लास्ट पार्ट हार्मोनिक मीन को डिस्कस करेंगे और सॉल्व करने का तरीका सिखाएंगे। उससे पहले मैं हार्मोनिक मीन के फार्मूले सिखाऊंगा। हार्मोनिक मीन में 2 मरतबा रेसिप्रोकल का लफ्ज़ आता है। पहले शुरू डेफिनेशन रेसिप्रोकल
of the arithmetic mean of the reciprocal values is called harmonic mean. बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला सलामत रखे तमाम बच्चों को, उनके पेरेंट्स का साया उनके सरों पे रखे और आप खुश रहें और इसी तरह आप हमारे साथ पढ़ते रहें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।